बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकंड ईयर की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस। उसको स्टार्ट करने से पहले हम दो बातें सीखेंगे कि दो किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, और उसके रेफरेंस से जितना भी इन्वायरमेंट जो बॉडी से बाहर होगा वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। दूसरी बात ये कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सी चेंजिंग, बहुत सी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, और वो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आती है, जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को भी चेंज करने की कोशिश करता है। मतलब कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, चेंजिंग आ रही हैं, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को फोर्स करता है कि वो भी उसके साथ चेंज हो जाए। लेकिन हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एक नैरो रेंज के अंदर काम करता है। अगर उस रेंज के से ज़्यादा या उससे कम इंटरनल इन्वायरमेंट जाएगा तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकेगी। इस वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस, कोई मैकेनिज़्म बॉडी के अंदर लाजमी मौजूद होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज आ रहा है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो असरअंदाज हो रहा है, तो वो किन चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो सकता है? वो बेसिकली तीन चीज़ें हो सकती हैं। वाटर कंसंट्रेशन हो सकती है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो सकती है, और टेम्परेचर हो सकता है। मतलब कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजिंग आएगी, जो फ्लक्चुएशंस आएगी, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट की वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन और उसके टेम्परेचर को इफ़ेक्ट कर सकती है। और मैंने पहले भी बताया है कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को एक कांस्टेंट रेंज के अंदर, एक नैरो रेंज के अंदर काम करना पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। तो वो सारे मैकेनिज़्म जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज के अंदर काम करने के लिए जो है वो उसमें हेल्प करते हैं, ऐसे मैकेनिज़्म को, ऐसे तरीक़ेकार को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। होम्यो मीन सेम और स्टेसिस मीन एक कांस्टेंट, मतलब कि वो भी एक सेम की कैटेगरी के अंदर आप उसका मतलब ले सकते हैं। तो मतलब कि जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है, जब उनको एक नैरो रेंज के अंदर कंट्रोल रखा जाएगा तो उस कंडीशन को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर हम करेंगे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़्म है वो वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे मैकेनिज़्म को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो का वर्ड जब भी आएगा तो उसका मतलब होता है वाटर एंड सॉल्यूट। तो ऐसा मैकेनिज़्म जो वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होगा उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और ऐसे मैकेनिज़म्स जो बॉडी के टेम्परेचर को एक प्रॉपर रेंज के अंदर रखने के लिए यूज़ हो रहे होंगे या मेंटेन करने में इन्वॉल्व होंगे, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। और थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों को पूछ लिया जाता है। उसके अलावा एक्सक्रीशन क्या होती है? बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है। वो मुख्तलिफ, वो किडनीज़ की शक्ल में भी हो सकता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के ज़रिए फीकल मटेरियल की शक्ल में भी हो सकता है। ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब कि मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मेरा एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, मेरे जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये तो बात होगी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। लेकिन इसी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के कंसेप्ट को हम सेलुलर लेवल के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स से कि एक सेल मौजूद है, तो उस सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट होगा वो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, और सेल के बाहर जितना भी इन्वायरमेंट है, लेट्स से इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं या ब्लड मौजूद हो सकता है, तो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आएगी वो उस सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करेगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चेंजिंग है वो कुछ ज़्यादा होती हैं, जो सेलुलर लेवल के ऊपर चेंजिंग होती हैं वो नॉर्मल रेंज के अंदर होती हैं, या आप कह सकते हैं कि स्मॉल रेंज के ऊपर होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल लेवल। तो ये आपने यहाँ पर सीखना था। अब हम किसी भी सिस्टम को देखते हैं तो हमें तीन चीज़ें नज़र आएंगी: सेंसर, कंट्रोल सिस्टम और इफ़ेक्टर। सेंसर का काम क्या होता है कि उसने स्टिमुलस को डिटेक्ट करना होता है,
और उसके बाद मैसेज भेजना होता है कंट्रोल सेंटर में, और फिर कंट्रोल सेंटर जो है वो सारा उस मैसेज को प्रोसेस करके मैसेज भेजती है अफेक्टर के पास, और अफेक्टर जो है वो फिर अपना रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि लेट्स से कि स्टिमुलस है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कौन सेंस करेगा? स्किन कर सकता है, ठीक है, नर्व सेल्स करेंगे। और जब वो सेंसर मतलब स्किन जो है वो सेंसर है, और वो मैसेज भेज देगी कहाँ पर? कंट्रोल सेंटर में। और हमारा कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन है। मतलब कि ब्रेन के पास मैसेज जाएगा और ये मैसेज होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसको आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो ब्रेन जो है वो नेक्स्ट मैसेज भेजेगा अफेक्टर को, जो कि रिस्पॉन्स शो करेंगे और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। मतलब स्वेट ग्लैंड्स को स्वेट ग्लैंड्स को आप मतलब आपका जो ब्रेन है स्वेट ग्लैंड को वो रिस्पॉन्स भेजेगा, मैसेज भेजेगा, और फिर स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो उस तरीके से काम करेंगे और बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी डायग्राम शो की गई, जिसके अंदर बताया गया कि स्टिमुलस जो है वो सेंसर के पास जाएगा, सेंसर से कंट्रोल सिस्टम के पास, और कंट्रोल सिस्टम से इफेक्टर, और इफेक्टर जो है वो फिर अपना इफेक्ट शो करके स्टिमुलस को ख़त्म कर देगा। अब यही बात जो है वो एक और डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि देखिए पहले तो होम्योस्टेसिस था, जो ऑरेंज कलर के अंदर एक आप कह लें कि बार की शक्ल के अंदर शो किया गया। फिर उसके अंदर थोड़ा सा इम्बैलेंस आ गया। वो इम्बैलेंस टू मच भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, टू लिटल भी हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है। और आप देखें कि वो जो इम्बैलेंस का एक स्टिमुलस है वो रिसेप्टर के पास गया, रिसेप्टर के बाद कंट्रोल सेंटर के पास, और कंट्रोल सेंटर के बाद जो है वो इफेक्टर के पास, और इफेक्टर जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करके उस इम्बैलेंस को ठीक करेगा, और दोबारा जो है वो होम्योस्टेसिस मतलब एक बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप पूछा जा सकता है आपसे, और आप इसको इजी वर्डिंग के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर आपने नेगेटिव फीडबैक को समझना है। नेगेटिव फीडबैक को आप सिंपली एक लाइन के अंदर समझ सकते हैं कि जो स्टिमुलस हो उससे उल्टा रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी स्टिमुलस होगा उससे उल्टा रिस्पॉन्स होगा, इन्वर्स रिस्पॉन्स होगा, तो वो नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। लेट्स से कि आपको वार्म सेंसिंग हो रही है, मतलब कि गर्मी लग रही है, लेकिन आपकी बॉडी का कूलिंग सिस्टम ऑन होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। लेट्स से कि विंटर के अंदर आपको सर्दी लग रही है, लेकिन आपकी बॉडी का वार्मिंग जो सिस्टम है वो ऑन होगा, जो आपकी बॉडी को वार्म करेगा। तो देखें कि स्टिमुलस कुछ है और उससे इन्वर्स इफेक्ट निकल रहा है, तो ऐसे फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि मतलब कि जिसके नीचे अगर हम हीट बढ़ाएं और उसका रिस्पॉन्स ये होगा उसकी हीट और बढ़ती जाए, या उसके अंदर हीटिंग जो सिस्टम है वो ऑन हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कि हम अगर उसका टेम्परेचर लो करें तो उसके अंदर ऐसे सिस्टम ऑन हो जाए जो उसका टेम्परेचर मज़ीद लो करें, तो ऐसे सिस्टम को हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वार्म सेंसिंग है और ये जो विंटर या लो टेम्परेचर सेंसिंग है, ये नेगेटिव फीडबैक के तौर पर काम करते हैं।